गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि क्लास 12th का 7th चैप्टर है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख पा ही रहे हैं कि पी ब्लॉक जो है आपका ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होता है। यहाँ पे आप लोग ये जो 5, 6, 7, 8 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये सब जो हैं ये तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम हैं। ठीक है, ये 5, 6, 7, 8 जो है ये एटॉमिक नंबर है किसका, जो तत्व दिए गए हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ पे इस शीट में जो है ये नहीं बताया गया है कि ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, ये समूह हैं आपके ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या हैं, आपके समूह हैं। ठीक है, तो ये वर्ग आपका मैं बता दूं, ये वर्ग जो है ये वर्ग आपका 13 है, ये आपका 14 है, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये क्या हैं, आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसमें से ये वाला जो ये 13 है और ये 14 है, इनकी स्टडी आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में यानी 11th क्लास में कर चुके हैं। करंटली हमारे पास जो है वो है यहाँ से, यानी 15 से लेके और 18 तक। ठीक है, ग्रुप 15 से लेके और 18 तक का ये ग्रुप है जिसको मैंने डॉट से किया है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 15 to 18 ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ देखिए इधर नोट्स में लिखा भी है कि तत्वों के वर्गीकरण की आधुनिक आवर्त सारणी में 13 से 18 वर्ग में जो आपके तत्व हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 13 से 18 वर्ग में रखे गए हैं। और इनको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये अंडरलाइन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इन वर्गों के प्रत्येक तत्व के कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में भरा जाता है। ये तो जनरल परसेप्शन है जो आप 11th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी तत्व एस ब्लॉक में आते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पी ब्लॉक में जितने भी तत्वों को रखा गया है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पी उपकोष में जाता है, इसलिए उनको कंबाइनली कहा गया है पी ब्लॉक के तत्व। और ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि आपका जो है एस उपकोष जो है, जो आपका एस आपका ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। तो एस जो है कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, S1 और S2। ठीक है, दूसरा जो है पी जो है आपका पी उपकोष जो है, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये तो परमाणु क्रमांक जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो पी उपकोष में मैंने कहा 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो वर्ग 13 है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो वर्ग 14 है, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी उपकोष की बात कर रही हूँ मैं, पी उपकोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो आपका वर्ग 13 है, अगर 2 आते हैं तो वर्ग 14 है, अगर 3 आते हैं तो आपका वर्ग 15 है, नाइट्रोजन वाला जिसको हम पढ़ेंगे अभी, और अगर 4 आते हैं तो आपका जो है 16वां वर्ग है,
5 आते हैं तो 17वां वर्ग है, और 6 आते हैं तो 18वां वर्ग है, और 6 से ज़्यादा तो पी में आ नहीं सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी से हम शुरू करते हैं। ये जर्नल आप लोग देख लीजिए कि बोरॉन से शुरू हैं पी ब्लॉक, और आपका जो है 18वां वर्ग का पहला तत्व नियॉन है, ठीक है। ये 5, 6, 7, 8 जो आप यहाँ देख रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक्चुअली इनका परमाणु क्रमांक है। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10, और ऐसे ही आगे आगे करके भी, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि इनको पी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इनके बारे में सामान्य जानकारी क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा है, प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या है कि इनके बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2Np126, ठीक है। ये तो नेचुरल है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका पी उपकोष है उसमें आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखते हैं कि S में तो पूरे 2 हैं, ठीक है, S में पूरे 2 आते हैं, लेकिन P में आपका जो है 1 से लेके 6 तक जो है आ सकते हैं। 1 to 6 इसमें होता है, ठीक है। P में आपके 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो, सेकंड भी क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सपोज करो कि हम 15 वाले ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 13 ग्रुप है तो हमारे P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर 14 ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 15 है तो P में 3 होगा। तो जो 15 वाले हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS2Np3, ऐसे हो जाएगा। यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड पॉइंट जो है आप लोग ये देखिए, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, इसको थर्ड पॉइंट को अंडरलाइन में कर देती हूँ। हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में जाता है, फिर भी इसे पी ब्लॉक के साथ 18 वर्ग में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, हीलियम का जो केस है, परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है, और क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, यानी हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम कैसे लिखते हैं, 1s2, ठीक है। इसमें P नहीं होता है, इसके हीलियम में जो है P उपकोष नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसका जो उपकोष है वो हम कहेंगे कि इसका बाह्यतम जो कक्ष है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको जो है कौन से वाले समूह में रखते हैं, 18वें समूह में रखते हैं। हीलियम को हम कौन से समूह में रखते हैं, 18वें समूह में रखते हैं, ठीक है। 18वें वर्ग में रखते हैं, या समूह और वर्ग दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसके आगे फोर्थ पॉइंट देखो आप, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक इकलौता ऐसा जो है आपका ब्लॉक है जहाँ पे धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं, यानी मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, दिस वन इज द फिफ्थ। पी ब्लॉक के तत्वों में अधातु तत्वों की संख्या अधिक है। वो तो जब आप पढ़ेंगे ना, जब जो शीट आपने पहले ही आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो हैं मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं। ये अलग अलग ना कलर्स से दिखा रखा है। इसमें आप लोग देखिए कि ये जो जैसे सिलिकॉन हो गया, ये जो लाइट
लाइट भी नहीं कहेंगे, ये जो ग्रीन कलर में है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, ये तो आपके मेटेलॉइड्स हैं। ये जो आपके दे रखे हैं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलिनियम, सेलिनियम एक ये सब जो हैं आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और बाकी ये जो ग्रे कलर में है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब आपके मेटल्स हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। और बाकी आपका कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जो बचता है वो आपके मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हमेशा। इसमें ऊपर ऊपर जो दिए गए हैं यानी टॉप टॉप पे जो हैं वो सब क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद मेटेलॉइड्स हैं, और वर्ग में जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेटल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आवर्त सारणी जो कि अभी आपने देखी, आधी पीरियोडिक टेबल थी, वो सिर्फ पी ब्लॉक वाला पोर्शन था। उसमें जो है 6 वर्ग थे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल मिला के उसमें 30 तत्व हैं। और हीलियम को मिला के, क्योंकि हीलियम को भी वहीं रखा गया है, तो हीलियम को मिला के जो है इसमें कितने आते हैं, टोटल मिला के जो है 31 तत्व मौजूद हैं इनमें, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन था जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। इस पी ब्लॉक में मेनली हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के परिवार के बारे में। यानी तो ग्रुप 15 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन की फैमिली है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग 15 जो है वो नाइट्रोजन का परिवार है। नाइट्रोजन का परिवार क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन इसका पहला तत्व है। और सारे के सारे जो तत्व हैं वो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन के ही, जैसे फीचर्स नाइट्रोजन के होंगे वैसे ही जो है अन्य तत्वों में भी पाए गए हैं, इसीलिए एक फैमिली में इनको रखा गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, आप देख ही रहे हैं, लिखा है 7, ठीक है। तो इनमें एक ट्रेंड फॉलो होता है, ये मैं तो आपको पहले भी 11th क्लास में बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन का देखिए 7 है, 7 + 8 आप करिए, ठीक है। 7 + 8 कितना हो जाता है, 15। फिर 15 में आप कितना ऐड करिए, 18 ऐड करिए, क्योंकि हमारा लिखने का क्रम होता है, इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम होता है कोशों में, ठीक है। कोश की बात मैं कर रही हूँ। सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके भरे जाते हैं, ठीक है। तो यही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है कि 7 + 8 हमने किया, 15 आया, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है। 15 में हमने 18 ऐड किया तो 33 आएगा, जो कि आर्सेनिक AS लिखा हुआ है इसके लिए, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जो है 33 प्लस फिर 18 करेंगे तो 51 आएगा, जो कि किसका है, एंटीमनी का परमाणु क्रमांक है। और इसके बाद हम 51 में 32 ऐड करेंगे तो 83 आएगा, जो कि बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक है। ऐसे करके बेटा ये फॉलो होगा। तो कोई जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप क्रम याद रखेंगे और ये क्रम जो है पूरे पी ब्लॉक में फॉलो होगा। कौन सा क्रम फॉलो होगा कि अगर पहला आपको परमाणु क्रमांक पता है, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता है, तो उसमें 8 जोड़िए, नेक्स्ट वाले का निकल जाएगा परमाणु क्रमांक। फिर उसमें 18 जोड़िए तो नेक्स्ट का निकल जाएगा। देन आफ्टर फिर 18 जोड़िए तो उसके नेक्स्ट निकलेगा, और लास्ट में आप 32 ऐड करिए तो आपको लास्ट वाले का परमाणु क्रमांक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रतीक आपने देख लिए। नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, देन फास्फोरस को P से, आर्सेनिक को AS से, एंटीमनी को SB से और बिस्मिथ को BI से लिखा जाता है। ये तो कम से कम सबको पता होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए। देन आफ्टर हम बढ़ते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। तो मैंने आपको कहा ही था कि अगर वर्ग 15 है तो वर्ग 15 का मतलब क्या है कि इसके बाहरी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बाहरी उपकोष दोनों को मिला के बनेगा बच्चों, S वाले को भी और P वाले को भी, ठीक है। अब बाहरी उपकोष में अगर वर्ग 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
5 में से 2 तो सीधे सीधे s में भर चुके होंगे, तो बाकी कितने बचते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? p में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप नहीं भर सकते हैं। s उपकोष जो है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, उसकी लिमिट ही उतनी है। और p की लिमिट कितनी है? p की 6 है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या लिखा गया है। जैसे नाइट्रोजन है तो क्या लिखा गया है? He। हीलियम का क्या होता है? हीलियम के लिए हम लिखते हैं 1s2, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 1s2 की जगह हीलियम को दे रखा है और आगे लिखा है 2s2 2p3। तो आप टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो हीलियम का 1s2 2, 2s2 के 2 और 2p3 के 3, तो 3 और 2 5 और 2 7 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसमें आपको बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आप क्या करेंगे? कोषों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। जैसे ऊपर वाले में हमने लिखा है ना 2s2 2p3, तो इसके बाद वाले में क्या लिखा है? 2 की जगह अब हो जाएगा 3s2 3p3। इसके बाद वाले में 3 के बाद इतना आप याद रखेंगे कि 3 के बाद d वाला जो है आपका d उपकोष भी आना शुरू हो जाता है, और d में हमेशा 10 भरे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 से इसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 3d10 4s2 4p3। ठीक है, फिर उसके आगे क्या आता है? 4d10 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 5s2 5p3। तो सिर्फ अगर बाहर बाहर का आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब में एक ही ट्रेंड फॉलो होता है। 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 और 6s2 6p3। यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इनका है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी है। लास्ट में जो है p में लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो p उपकोष में जा रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नाइट्रोजन के केस में कितना है? 2p3। फास्फोरस के केस में कितना है? 3p3। आर्सेनिक के केस में कितना है? 4p3। एंटीमनी के केस में कितना है? 5p3। और बिस्मिथ के केस में कितना है? 6p3। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि एज पर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। चलो ये भी सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा जो है हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फॉलो हो जाएगा ये बस। और पूछा भी क्या जाता है? पूछा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, वो भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा जाता है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अदर ब्रैकेट में जो एटम लिखे गए हैं ये आपके कौन से हैं? ये आपके वर्ग 18 के तत्व हैं। देखते जाइए सीरीज में, सबसे पहले हीलियम आया है, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन और जेनॉन। ठीक है, तो इनको लेके इतना याद रख के और आगे कौन कौन से उसमें भरा जाएगा ये आप इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ इसके जो जनरल फीचर्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो उनमें सबसे पहला आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा है परमाणु आकार या एटॉमिक साइज, यानी परमाणु के आकार पे किस किस तरह से फर्क पड़ता है। अब देखिए लाइन को आप पढ़ते जाइए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, बाह्य इलेक्ट्रॉन की आखिर इलेक्ट्रॉन से दूरी अर्थात नाभिक से, ये अर्थात है नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, अतः परमाणु आकार बढ़ता जाता है। सिंपल है इसमें कि जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जा रहे हैं, तो वर्ग में नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। 7 के बाद सीधे 15 हो गया, 15 के बाद 33 हो गया। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब क्या है? उपकोषों की संख्या बढ़ रही है ना। देखिए यहाँ पे कौन सा उपकोष चल रहा है हमारा? 2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, बढ़ रहा है। यानी सपोज करिए कि ये नाभिक है। ठीक है, तो नाभिक में जो पहला उपकोष है हमारा वो ये होगा, दूसरा वाला हमारा ये होगा, तीसरा वाला हमारा ये होगा। ठीक है, मतलब दोबारा मैं बता रही हूँ, देखिए ये हमारा नाभिक है, ये पॉइंट हमारा क्या है? नाभिक है। ये पहला उपकोष, ये दूसरा उपकोष, सॉरी इसको जस्ट एक मिनट, ये आपका नाभिक है, ये पहला उपकोष मान लीजिए, ये दूसरा उपकोष मान लीजिए, ये तीसरा उपकोष मान लीजिए, और ये आपका चौथा उपकोष मान लीजिए।
ठीक है, चौथे पे हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे 4s2 4p3 की तरफ। अब भैया देखते जाओ यहाँ से कि अगर यहाँ नाभिक से ये हमारा 4 वाला है तो इसकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, और या फिर हम यहाँ पे तो समझ रहे हैं परमाणु आकार के बारे में। तो तुम लोग देख ही रहे हो कि जैसे जो है यहाँ से आपकी उपकोषों की संख्या बढ़ रही है। और उपकोषों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, या हम कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, उपकोषों की संख्या भी बढ़ रही है। तो हमने क्या लिखा है कि उपकोषों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से जो है बाह्यतम कोष की दूरी और ज़्यादा हो रही है, जिससे कि परमाणु आकार में क्या पाया जा रहा है, एक बढ़ोतरी पाई जा रही है। तो जनरली हम समझेंगे कि जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं परमाणु आकार बढ़ता जाता है। तो सिंपल परमाणु आकार में हम क्या लिखेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो है उपकोषों की संख्या बढ़ती है और परमाणु आकार में बढ़ोतरी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका आयनन एंथैल्पी। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इंग्लिश में स्पेलिंग इसने गलत दी है, इट्स नॉट आयनॉन एंथैल्पी, इट्स आयनन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ENTHAPLY होती है। सो डोंट लुक एट द इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको मत देखो, सिर्फ आप देखो आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है, देखो जो जनरल लिखा है पहले तो उसे पढ़ लो। बाह्यतम कक्षा से, लुक एट हियर, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनन एंथैल्पी को सबसे पहले आप समझ लो कि आयनन यानी आयन बनाने के लिए मूलतः जो हमारा परमाणु होता है या हमारा जो तत्व होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। वो कैसी स्टेट में होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो किस तरह से आवेशित होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी वो उदासीन होता है। तो अब उसको आयन में बदलना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव आयंस में बदलना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए यानी किसी भी परमाणु को जो है आयन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। मैं दोबारा इसको बता रही हूँ कि आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के बाहरी, किसी भी परमाणु के बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एंथैल्पी कहो या ऊर्जा कहो, ये दोनों का मतलब जो है सेम है। अगर आयनन एंथैल्पी लिखी है तो भी, और अगर मैं आयनन ऊर्जा कहूँ तो भी वही बात है। ठीक है, तो बात हुई आयनन एंथैल्पी की कि आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी भी परमाणु के बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो अब इस पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे इस तरह से फर्क पड़ता है कि लिखा है आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये आपका जो है, ये आपका नाभिक है, ये नाभिक से पहला कोष है, ये नाभिक से दूसरा कोष है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो है जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहाँ से निकालते हैं, बाहरी कोष से निकालते हैं, यानी यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब इसमें आप देखिए कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव देखिए कि नाभिक का कितना प्रभाव है। देखो बच्चों, सीधे सीधे पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले उपकोष में है तो यहाँ पे नाभिक के नज़दीक है। नाभिक किस प्रकार से आवेशित होता है, धनावेशित होता है। नाभिक पे यानी न्यूक्लियस पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। और क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी वहाँ मौजूद होता है, तो इसके चक्कर में जो है
आपके नाभिक पे पॉजिटिव आपका चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ेगी वो नाभिकीय आवेश यानी वो जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर अट्रैक्शन पावर जो है कम हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन पावर आपका जो है कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान घट जाएगा। यानी आकार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। यानी हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है, अभी हमने पढ़ा कि जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। तो अगर आकार बढ़ता है, परमाणु आकार, आकार का मतलब परमाणु आकार, परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है और नाभिक से दूरी बढ़ जाने के कारण उस पर नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। आयनन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है विद्युत ऋणात्मकता। ये विद्युत ऋणता लिखी है, दिस इज़ विद्युत ऋणात्मकता। तो ये इंग्लिश वाले शब्द पे आप लोग जो है नहीं जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले उस पे नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लोन जो लिखा है इसको मत देखिए, आप लोग देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉनों का क्या मतलब है, देखिए जब भी कोई यौगिक बनता है या तत्व बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर बॉन्ड बन रहा है, बंध का मतलब बॉन्ड बन रहा है, तो यौगिक या हाँ कोई भी आपका जो है यौगिक बन रहा है तो उसमें नेचुरल है कि वो किसी न किसी बॉन्ड से बनेगा। और बॉन्ड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या होती है, शेयरिंग होती है या आदान प्रदान होता है। तो जो जिन इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो है किस तत्व में ज़्यादा है, क्योंकि कोई यौगिक बना है तो 2 या 3 तत्वों से मिलकर बना होगा। तो जो जिन तत्वों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या आदान प्रदान करके युग्म बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड में साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता किस में ज़्यादा है, वही क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। सपोज करो मैं एग्जांपल देती हूँ HCl का, HCl, ठीक है। तो HCl में क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये क्या करता है, साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और अपने पे ये एक नेगेटिव आवेश ले लेता है। मैंने लिखा है डेल नेगेटिव और इसीलिए इस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे ये बंध जो बना है यानी बीच में जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बना हुआ है या इलेक्ट्रॉन का, जनरली इसकी बात नहीं है, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया गया है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है, साझे किए गए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता पे दोनों पे सेम प्रभाव पड़ता है समूह में नीचे जाने पे। यानी वर्ग में जब हम लोग नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण जो है क्या क्या है, ये जो समूह है यानी वर्ग जो 15 है, इसमें नाइट्रोजन एक गैस है
और अन्य सदस्य जो हैं ठोस हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ग्रुप 15 का जो पहला तत्व है नाइट्रोजन, वो एक गैस है, और ये बाकी जो अन्य हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये क्या हैं आपके ठोस हैं। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इसमें वो क्या है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है। नाइट्रोजन क्या है? एक द्विपरमाणु गैस है, बाकी नहीं है। बाकी जो है चतुष्परमाणविक अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ द्विपरमाणविक अवस्था में पाया जाएगा। यानी नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? ये जो है क्लियरली नहीं लिखा जा। नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? N2। लेकिन फास्फोरस को हम P2 नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो बस ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे द्विपरमाणविक अवस्था में, यानी 2 परमाणुओं के मेल से कौन बनी है? नाइट्रोजन बनी है। बाकी सब 2 से ज़्यादा से बने हैं। बस इतनी बात याद रखिए। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, नाइट्रोजन व फास्फोरस जो हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं, और बिस्मिथ जो है धातु है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो है आपका अधात्विक लक्षण कम होते हैं और धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। यानी किसी भी समूह के, सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो पी ब्लॉक में जो शुरुआत के जो तत्व होंगे वो आपके अधातु होंगी, उसके बाद वाली उपधातुएं होंगी, और सबसे लास्ट में धातुएं होंगी। यानी शुरुआत में अधात्विक और लास्ट में धात्विक। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे धात्विक लक्षण बढ़ते ही जाएंगे। लास्ट पॉइंट को देख लीजिए आप, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, इसके बाद गलनांक कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, तो नाइट्रोजन से लेके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है और उसके बाद जो है गलनांक कम हो जाता है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है देख रहे हैं यहाँ पे, भौतिक गुण। अब नेक्स्ट जो आपका तत्व हैं वो उसमें आते हैं आपके ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके भौतिक गुणों में है वो सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए कि ये जो तत्व हैं, यानी वर्ग 15 के जो तत्व हैं, इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +5, +4, +3, +2, +1, देन 0, -1, -2, -3 होती है। ये कैसे कैसे होती है इसको मैं बहुत डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि सपोज करिए हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन को कैसे कैसे लिखा जाता है? देखो नाइट्रोजन को कैसे लिखा जाता है। नाइट्रोजन को लिखा जाता है 1s2, 2s2 एंड 2p, दिस इज 2p3, ऐसे लिखा जाता है। अब हम बाह्यतम कोष को हम लोग देखते हैं। बाह्यतम कोष कैसा है इसका? यहाँ पे ये आपका है 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और ये हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 1 2 और 3 आपके किस में हैं? 2p में हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो +3 जो है ऑक्सीकरण अवस्था दिखा देता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, यानी इन केस हम फास्फोरस के पास जाते हैं, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप जो है 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 आता है। 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 15 को हम लोग लिखते हैं, मैं पूरा आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं फास्फोरस का यहाँ पे बता रही हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया, देन 3s2, 3p3, गिन लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 2 12 और 3 15, ठीक है। 3s2, 3p3। लेकिन ये जो जब 3 हमारा शुरू हो जाता है, 3s2, 3p3, तो यहाँ से हमारा 3d भी शुरू हो जाता है। 3d, भले ही 3d क्या है? वैकेंट होता है, कुछ नहीं होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन।
अब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यानी 3p तो सही है, अगर इसको मैं लिख के दिखाऊंगी ऐसे हम भरेंगे। अभी मैंने बताया ना 3s2, ये 3s है, ये हमारा 3p है, 1 2 एंड 3। तो ये तो सिंगली फिल्ड है, 3p वाला किस तरह से है, सिंगली फिल्ड। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3d मौजूद है लेकिन खाली है, अभी है नहीं ना इसमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3s से कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यानी यहाँ पे जो है एक कम हो जाएगा आपका और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब गिनिए आप कि इसके पास कितने सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो ये किस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था भी शो कर सकता है, +5, ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये शो कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ दे रखा है कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, +5 होती है, +4 होती है, +3 +2 +1, 0 भी होती है और -1 -2 -3 तक होती है। देखिए प्लस का जब साइन है ऑक्सीकरण अवस्था में, अगर प्लस का साइन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस का साइन तभी आता है जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस का साइन कब आता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर पी के सारे दे दिए तो पॉजिटिव में आएगी, और अगर पी ने ले लिए, क्योंकि भाई देखिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास हैं ही, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो इनको वर्ग 15 में रखा गया है। इनको 8 पूरे करने के लिए कितना चाहिए, +3 चाहिए। तो अगर +3 लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानी जाएगी, -3। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक मानी जाएगी, और अगर हम देते हैं तो धनात्मक पाई जाएगी। तो इन तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था मूलतः कैसी होती है, +5 भी हो सकती है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, +1 0 -1 -2 और -3 होती है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, इनमें से +5 +3 और -3 अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। बच्चों इनमें अभी मैंने बताया क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक जो है उसके अकॉर्डिंग इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये +5, अगर पांचों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +5। अगर 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, कौन से वाले नहीं दिए, S वाले ना दें, ये S2 वाले ना दें, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे P वाले, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अच्छा, -3 कैसे हो सकती है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, NS2Np3। इस P में 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। अगर इन्होंने 3 ले लिए तो अब ये कितना हो जाएगा, NS2Np6। तो अगर ले लिए तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, -3। तो ये जनरली 3 तरह की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक शो करते हैं, यानी जो ज़्यादातर देखी जाने वाली सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो है धन 5, धन 3 और ऋण 3। अब ये कैसे कैसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है कि नाइट्रोजन में खाली डी कक्षक नहीं होते हैं, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p3। अब 2, ये जो नंबर 2 है इसमें डी नहीं शुरू होता है, यानी डी उपकोष नहीं आता है। डी उपकोष कहाँ से शुरू होता है, डी उपकोष आपका आता है 3D से, तीसरे उपकोष में डी आना शुरू हो जाता है। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो सिर्फ 2 तक होता है, इसलिए नाइट्रोजन में कोई भी खाली डी कक्षक नहीं होते हैं, अतः NF5 नहीं बनता, जबकि P में खाली डी कक्षक होने के कारण PF5 का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है, ये हमेशा पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है NF5 नहीं बनाता है, यानी ये अपने संयोजी कोष को बढ़ा नहीं पाता है। नाइट्रोजन अपने संयोजी कोष को बढ़ा नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि उसके पास खाली डी कक्षक नहीं होते हैं। संयोजी कोष को बढ़ाने के लिए खाली डी कक्षक होने चाहिए, इसीलिए नाइट्रोजन हमेशा सिर्फ
3 ऑक्सीकरण अवस्था तक जो है, या अपने जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो धन 3 तक ही दिखा पाता है, +3 तक ही दिखा पाता है। जबकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस के पास खाली डी कक्षक होते हैं और वो अपने संयोजी कोष को बढ़ा के 5 तक ले जा सकते हैं, यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था को भी दर्शा पाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। वैसे तो नाइट्रोजन की संयोजकता 4 जो है वो सिर्फ अमोनियम लवणों में देखने को मिलती है। जनरली नाइट्रोजन की संयोजकता 3 ही पाई जाती है। ठीक है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। तो वो मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे होती है 5। उसके बाद है बिस्मिथ की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, क्योंकि अभी के वीडियो में काफ़ी लेंदी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करके अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे अक्रिय युग्म प्रभाव। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।